कि राजस्थान की मातृभाषा तो राजस्थानी है, पर संविधान का जो अनुच्छेद 345 है उसके तहत राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। अच्छा, ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। भी थोड़ा। और हाँ, हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि हमारी अपनी बोलियां कितनी अहम हैं। और एक और जरूरी बात शायद ये भी है कि राजस्थानी अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उसे अभी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। खैर, तो अब जरा इतिहास में चलते हैं। ये भाषा बनी कैसे, मतलब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? हाँ, कहाँ से? देखिए, जो भाषा के जानकार हैं वो मानते हैं कि राजस्थानी का एक अलग स्वतंत्र भाषा के तौर पर विकास करीब 1150 ईस्वी, मतलब 12वीं सदी के आसपास शुरू हुआ। 12वीं सदी? जी। लेकिन इसका जो स्वर्ण काल था, मतलब जब इसमें बेहतरीन साहित्य लिखा गया, भाषा खूब फली फूली, वो समय माना जाता है 1650 से 1850 के बीच का, यानी 17वीं से 19वीं सदी। अच्छा, तो शुरुआत 12वीं सदी से हुई। पर क्या इसकी उत्पत्ति को लेकर सब एक मत है या यहाँ भी मतलब अलग अलग विचार हैं? नहीं, यही तो मामला पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। एक राय नहीं है, विद्वानों में काफी मतभेद हैं। जैसे इटली के एक विद्वान थे एलपी टेसीटोरी। उनका मानना था कि ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश? अपभ्रंश का मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, अपभ्रंश मतलब भाषा का वो रूप जो पुरानी प्राकृत भाषाओं से आधुनिक भाषाओं के बनने के बीच की कड़ी था। अच्छा। मतलब थोड़ा बदला हुआ रूप, बिगड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, पर बदला हुआ। अच्छा। हाँ, वो दौर था जब भाषाएं बदल रही थीं। तो टेसीटोरी इसे शौरसेनी प्राकृत के बदले हुए रूप से जोड़ते हैं। समझ गए। तो ये एक नजरिया हुआ। और दूसरों का क्या कहना है? अच्छा, मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी जैसे विद्वान हैं, वो इसे गुर्जरी बोली या मारू गुर्जरी से जोड़ते हैं। ये उस जमाने में गुजरात और राजस्थान के इलाके में बोली जाती थी। अच्छा। वहीं भाषा विज्ञान के एक और बड़े नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो इसे नागर अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। नागर अपभ्रंश? जी। और एक और मत है सुनीति कुमार चटर्जी का, वो कहते हैं कि ये सौराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। बाप रे, मतलब एक ही भाषा की जड़ों को लेकर 4 अलग अलग सिद्धांत। हाँ, ये तो दिखाता है कि भाषा का विकास कितना जटिल होता है। बिल्कुल। और ये सब विद्वानों के अपने विश्लेषण हैं, उनके शोध पर आधारित हैं। उन्होंने भाषा के पुराने रूप, उसकी व्याकरणिक बनावट, भौगोलिक फैलाव, इन सब को देखकर ये निष्कर्ष निकाले हैं। अगर हम भाषा का एक तरह से वंश वृक्ष देखें तो एक मुख्य धारा है पाली, शौरसेनी प्राकृत, गुजर अपभ्रंश और फिर उससे राजस्थानी। और संस्कृत? हाँ, संस्कृत से फिर मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत, ऐसी दूसरी भाषाएं भी निकली। भाषा की बात हो रही है तो लिपि की बात भी जरूरी है। जरूरी है। क्या राजस्थानी की अपनी कोई खास लिपि रही है, लिखने का तरीका? हाँ, बिल्कुल। इसकी अपनी एक लिपि है जिसे मुड़िया लिपि कहते हैं। मुड़िया? जी, मुड़िया। इसे बनियावट लिपि या महाजनी लिपि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बनिये या महाजन लोग इसे अपने बही खातों में, चिट्ठी पत्री में खूब इस्तेमाल करते थे। फटाफट लिखने में आती थी। अच्छा। हाँ, और माना जाता है कि इसका आविष्कार टोडरमल ने किया था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें देवनागरी लिपि में ही हैं, उसी से निकली हैं। मुड़िया लिपि, नाम ही अनोखा है। चलिए अब भाषा के साहित्यिक पहलू पर आते हैं। किसी भी भाषा की असली आत्मा तो उसके साहित्य में ही बसती है ना? बिल्कुल। राजस्थानी में कौन सी खास साहित्यिक शैलियां मिलती हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 शैलियों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल सुनने में ही काफी अलग और वजनी लगते हैं ये नाम। पहले डिंगल के बारे में बताइए कुछ। डिंगल शैली जो है वो खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान मतलब मारवाड़ क्षेत्र की पहचान है। और इसे ना चारण कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बनाया। चारण कवि? जी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है वीर रस की प्रधानता, युद्धों का बड़ा ओजस्वी वर्णन, वीरता का बखान, ये सब डिंगल में खूब मिलता है। इस पर मारवाड़ी बोली का गहरा असर है और ज्यादातर साहित्य गीतों के रूप में रचा गया है। वीर रस और गीत, यानी जोश और संगीत का संगम। अच्छा, ये डिंगल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ मिलता है, कोई जिक्र है? जहां तक जानकारी है, डिंगल शब्द का पहला प्रयोग कवि बांकीदास आशिया ने अपनी एक रचना कुकवी बत्तीसी में किया था। कुकवी बत्तीसी? हाँ, और डिंगल के पहले कवि के रूप में बादर ढाड़ी का नाम लिया जाता है। अच्छा, तो डिंगल तो वीरता और गीतों से जुड़ी है, क्या पिंगल इससे अलग है? उसमें किस तरह का साहित्य मिलता है? हाँ, पिंगल थोड़ी अलग है। ये शैली पूर्वी राजस्थान में ज्यादा विकसित हुई। इसे भाट कवियों और दूसरे साहित्यकारों ने अपनाया। अच्छा।
डिंगल में जैसे गीत प्रमुख थे, पिंगल साहित्य मुख्य रूप से छंदों में लिखा गया है और इस पर ब्रज भाषा का बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। ब्रज भाषा का प्रभाव? जी। क्यों? वो शायद इसलिए कि पूर्वी राजस्थान मथुरा वृंदावन के इलाके से नजदीक है, तो वहां की भाषा का असर आना स्वाभाविक था। समझ गई। तो एक तरफ मारवाड़ का वीर रस और गीत यानी डिंगल, दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान के छंद और ब्रज का माधुर्य यानी पिंगल। मतलब एक ही भाषा के अंदर ये शैलियां सिर्फ लिखने के तरीके नहीं, बल्कि शायद उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को भी दिखाती होंगी। बिल्कुल सही कहा। ये शैलियां उस दौर के जो काव्य के आदर्श थे, जो क्षेत्रीय प्रभाव थे और यहाँ तक कि जो कवि समुदाय थे जैसे चारण और भाट, उनकी परंपराओं को भी दिखाती हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस भाषा की इस समृद्धि को पहचाना, उसे सहेजा और दुनिया तक पहुंचाया। ऐसे कौन से प्रमुख नाम हैं जिनका योगदान बहुत अहम है? हाँ, इस सूची में कई महत्वपूर्ण नाम हैं। सबसे पहले मैं सीताराम लालस का जिक्र करना चाहूंगा। सीताराम लालस? जी। उन्होंने राजस्थानी भाषा का एक बहुत बड़ा वृहद शब्दकोश तैयार किया। आज भी वो एक मानक संदर्भ ग्रंथ माना जाता है। एक पूरा शब्दकोश! उस जमाने में ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। यकीनन बहुत बड़ा काम था। उनके काम की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने उन्हें राजस्थानी भाषा की जुबान कहा था। अरे वाह! हाँ, और उन्हें राजस्थानी भाषा की मशाल और राजस्थानी व्याकरण का जनक जैसे सम्मानजनक विशेषणों से भी नवाजा गया है। अद्भुत! और किन विद्वानों का काम महत्वपूर्ण रहा? दूसरा बड़ा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ये वही विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले एक तरह से वैज्ञानिक आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया और 1907-8 में इसका व्यवस्थित वर्गीकरण पेश किया। जॉर्ज ग्रियर्सन! भाषा विज्ञान में इनका काम तो मील का पत्थर माना जाता है ना? बिल्कुल। उनकी महान कृति है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। जी। सोचिए, इसके कुल 21 खंड हैं। इसमें उन्होंने भारत की 179 भाषाओं और 544 बोलियों का जबरदस्त सर्वेक्षण और विश्लेषण किया है। 179 भाषाएं और 544 बोलियां। जी। और इसी सर्वे के 9वें खंड में राजस्थानी भाषा का विस्तृत वर्गीकरण मिलता है। ये तो मतलब जीवन भर का काम लगता है। अच्छा, आपने उत्पत्ति के संदर्भ में टेसिटोरी का भी जिक्र किया था। उनका क्या योगदान रहा? हाँ, लुइजी पियो टेसिटोरी यानी एलपी टेसिटोरी, वो मूल रूप से इटली के थे, उदीने शहर के, लेकिन उनका दिल और काम वो राजस्थान में बस गया। इटली से राजस्थान? हाँ, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहे और राजस्थानी भाषा और साहित्य पर बहुत गहरा शोध किया। एक इतालवी विद्वान का राजस्थानी भाषा से इतना गहरा जुड़ाव, ये कैसे हुआ? उनकी भारतीय भाषाओं में गहरी रुचि थी, खासकर पुरानी पश्चिमी राजस्थानी और चारण साहित्य में। उन्होंने राजस्थानी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी। अच्छा, वर्गीकरण किया उन्होंने। हाँ, सिर्फ वर्गीकरण ही नहीं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजस्थानी ग्रंथों का संपादन भी किया, जैसे पृथ्वीराज राठौड़ का वेली कृष्ण रुक्मणीरी, बिट्टू सूजा का राव जैत सीरो छंद और संत चरणदास जी का नासकेत। इन सब का संपादन किया। संपादन का काम भी? क्या उनका योगदान सिर्फ भाषा तक ही था? नहीं, एक और बहुत रोचक बात है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा। उसकी पुरातात्विक महत्ता की तरफ सबसे पहले ध्यान दिलाने वाले भी टेसिटोरी ही थे। सच में? ये तो कमाल की बात है ना? उनका निधन बीकानेर में ही हुआ और महाराजा गंगा सिंह ने उनकी याद में वहां एक छतरी भी बनवाई। अविश्वसनीय! एक विदेशी विद्वान का राजस्थान की भाषा, साहित्य, इतिहास और पुरातत्व सब में इतना गहरा और स्थायी योगदान। उन्होंने तो वाकई 2 संस्कृतियों के बीच पुल का काम किया। निश्चित रूप से। इन जैसे विद्वानों के काम ने ही राजस्थानी भाषा को एक गंभीर अकादमिक अध्ययन का विषय बनाया और इसकी समृद्धि को दुनिया के सामने रखा। इन विद्वानों के काम ने हमें इस भाषा की जटिलता को समझने में मदद की, खासकर इसकी बोलियों की, जो अविश्वसनीय विविधता है, जिस पर अब हम नजर डालेंगे। कितनी बोलियां हैं राजस्थान में, अंदाजा लगाना भी मुश्किल लगता है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर 1961 की जनगणना के आंकड़े कुछ बताते हैं। उस समय राजस्थानी की कुल 73 बोलियां दर्ज की गई थी। 73? हाँ, और इसी विविधता को दिखाती एक पुरानी राजस्थानी कहावत भी है, 5 कोस में पानी बदले, 7 कोस में वाणी। अच्छा। हाँ, मतलब हर 15-20 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और बोली में भी फर्क आ जाता है। 73 बोलियां, ये तो किसी भाषाई खजाने से कम नहीं। इनमें सबसे प्रमुख या कह ले मानक बोली किसे माना जाता है? वो है मारवाड़ी।
इसे राजस्थानी भाषा की मानक बोली मतलब स्टैंडर्ड डायलेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साहित्यिक इतिहास सबसे लंबा है। ये सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है, और राजस्थानी साहित्य की जो मुख्य धारा है वो इसी में रची गई है। ये राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। बाद में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कुशलाब के पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आईने अकबरी जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। और इसका क्षेत्र कितना फैला हुआ है, कहाँ-कहाँ बोली जाती है ये? ये राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भाग के एक बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब जिले इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, हालांकि जो सबसे शुद्ध मारवाड़ी है वो जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों की मानी जाती है। इसका साहित्य तो फिर बहुत समृद्ध होगा। क्या इसकी कोई खास व्याकरण या उच्चारण की विशेषता है? साहित्य तो बहुत है, जैसे कवि कल्लोल का अमर प्रेम काव्य ढोला मारूरा दूहा, कृपाराम खिड़िया का राजियारा सोरठा, नीति और वैराग्य के दोहे हैं उसमें, मीराबाई के पद, मुहुणोद नैन्सी की ख्यातें, पृथ्वीराज राठौड़ का वीर काव्य, इन सब में मारवाड़ी का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। व्याकरण की बात करें तो इसका व्यवस्थित अध्ययन रामकरण आसोपा ने किया, और उच्चारण में एक आम बात है कि स ध्वनि को ह की तरह बोलते हैं कई जगह, जैसे सांप को हांप या सड़क को हड़क। और याद करें, ग्रियर्सन ने तो इसी मारवाड़ी को ही असल में राजस्थानी कहा था। अच्छा, ग्रियर्सन के लिए मारवाड़ी ही राजस्थानी थी, तो जाहिर है इतनी बड़ी बोली की कई उपबोलियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल, कई हैं। जैसे उत्तर में जाएं तो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ बागड़ी, और चूरू बीकानेर क्षेत्र में थड़ी। बागड़ी, थड़ी। जी। दक्षिण पूर्व में जालौर पाली की तरफ गौड़वाड़ी है, जिसका जिक्र पुराने बीसलदेव रासों में भी मिलता है। सीकर झुंझुनू चूरू का जो शेखावाटी इलाका है, वहां की बोली शेखावाटी कहलाती है। ये मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी के बीच एक पुल जैसी है। अच्छा। इसी तरह सिरोही में देवड़ावाटी, बाड़मेर में ढाटी और जैसलमेर में ठटकी या ढटकी जैसी उपबोलियां हैं। वहाँ यानी मारवाड़ी खुद में ही एक पूरा भाषाई गुलदस्ता है। बिल्कुल। अब मारवाड़ से थोड़ा पूरब चलें, मेवाड़ की ओर। मेवाड़ी बोली के बारे में क्या खास है? हाँ, मेवाड़ी जैसा नाम से ही साफ है। ऐतिहासिक मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इन जिलों में बोली जाती है। और शुद्ध मेवाड़ी खासतौर पर उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में सुनने को मिलती है। क्या इसका भी कोई पुराना संदर्भ या साहित्यिक महत्व है? हाँ है। इसका पहला उल्लेख जगत अंबिका मंदिर के शिलालेख में मिलता है। फिर मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा की कई रचनाओं में मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है। कुंभा की रचनाओं जी। साथ ही मेवाड़ के एक लोकप्रिय संत कवि हुए चतुर सिंह बावजी, उनका साहित्य भी मेवाड़ी में है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इसका जिक्र है। क्या इसमें कुछ खास शब्द या लहजा है जो इसे अलग पहचान देता हो? हाँ, जानकार बताते हैं कि मेवाड़ी में मुंह शब्द का प्रयोग होता है मैं के लिए, नी का प्रयोग होता है नकारात्मकता के लिए जैसे नहीं, और संबंध कारक ओ यानी काकी के लिए। इन शब्दों का प्रयोग काफी होता है। अच्छा। इसकी भी उपबोलियां हैं, जैसे उदयपुर के कुछ हिस्सों में धावड़ी और भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में खेराड़ी। खेराड़ी को तो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण माना जाता है। अब उस बोली का जिक्र करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बोलने वालों की संख्या के हिसाब से ये राजस्थान में सबसे बड़ी है। हाँ, अब ढूंढाड़ी की बात कर रही हैं। जी। इसे पुराने जमाने में जयपुरी या झाड़शाही भी कहते थे। ये मुख्य रूप से ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर और उसके आसपास का जो बड़ा इलाका है, दौसा, टोंक वगैरह, वहां बोली जाती है। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी बोली। इसका साहित्यिक पक्ष कैसा है? इसका पहला लिखित उल्लेख 8 देश गुजरी नाम के ग्रंथ में मिलता है, और जो मध्यकालीन संत थे दादू दयाल और उनके शिष्य, उनके उपदेश और साहित्य, जिसे अक्सर सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सदुक्कड़ी? हाँ, उसमें ढूंढाड़ी का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। दादू पंथ का मुख्य केंद्र नारायणा जयपुर के पास, वो इसी क्षेत्र में है। इसका साहित्य ज्यादातर पिंगल शैली के प्रभाव में लिखा गया। और ढूंढाड़ी की मुख्य उपबोलियां कौन सी हैं? इसकी भी कई स्थानीय रूप हैं, जैसे उत्तरी जयपुर और सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में तोरावाटी, जयपुर के दक्षिण पश्चिम में चौरासी, दक्षिणी जयपुर में काठेड़ी, दौसा के आसपास राजावाटी, टोंक और सवाई माधोपुर के कुछ हिस्सों में नागरचोल, और अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में किशनगढ़ी। ढूंढाड़ी के बाद अक्सर हाड़ौती का नाम आता है।
क्या ये अलग बोली है या ढूंढाड़ी का ही एक रूप है? देखिए, भाषाविद इसे तकनीकी रूप से तो ढूंढाड़ी की ही उपबोली मानते हैं, लेकिन इसका अपना एक अलग स्वरूप और पहचान बन गई है। अच्छा। ये हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। कहते हैं कि सबसे खालिस हाड़ौती बूंदी के आसपास सुनने को मिलती है। इसकी क्या विशेषता बताई जाती है? कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से ये राजस्थानी की सबसे कठिन बोलियों में से एक है। कठिन? हाँ, इसमें कुछ खास ध्वनियां हैं जो दूसरी बोलियों में कम मिलती हैं। इसका साहित्यिक उल्लेख 1875 में केलॉग के हिंदी व्याकरण ग्रंथ में मिलता है और राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, हाँ, वंश भास्कर वाले। जी बिल्कुल, उनकी रचनाओं और बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रचना नेहतरंग में हाड़ौती का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उच्चारण में सबसे कठिन, ये सुनने में कैसा लगता होगा, ये जानने की उत्सुकता हो रही है। खैर, चलिए अब राजस्थान के दक्षिणी भाग की तरफ चलते हैं। वहाँ कौन सी बोली प्रमुख है? दक्षिण राजस्थान, खासकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में वागड़ी बोली का प्रभाव है। इस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। वागड़ी? जी। इसकी क्या पहचान है? ये इस क्षेत्र में जो बड़ी संख्या में भील जनजाति रहती है, उनकी मुख्य बोली है। शायद इसी वजह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली का नाम दिया था। भीली बोली? जी। साहित्य की बात करें तो वागड़ की मीरा कही जाने वाली संत गवरीबाई के उपदेश जो कीर्तनमाला में हैं और संत मावजी के जो रहस्यवादी उपदेश और भविष्यवाणियां हैं चोपड़ा नाम के ग्रंथों में, वे सब वागड़ी में ही हैं। भीली बोली? जी। यानी इसका संबंध इस क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति से बहुत गहरा है। अब मेवात क्षेत्र की बोली मेवाती के बारे में जानते हैं। हाँ, मेवाती। ये बोली एक तरह से भौगोलिक और भाषाई दोनों रूपों में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच पुल का काम करती है। अच्छा, कैसे? ये हिंदी से काफी मिलती जुलती है, खासकर ब्रज और हरियाणवी से। शायद राजस्थानी बोलियों में सबसे ज्यादा। हिंदी से सबसे ज्यादा मिलती जुलती, ये कहाँ बोली जाती है? और इसका साहित्य? ये मेवात क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से जो हरियाणा से सटे हैं, वहां बोली जाती है। और संत लालदास जी और संत चरणदास जी, जो मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हुए, उनके उपदेश और साहित्य मेवाती में ही रचे गए हैं। क्या इसकी कोई प्रमुख उपबोली भी है? हाँ, अहिरवाटी काफी महत्वपूर्ण है। इसे राठी बोली या हीरवाटी भी कहते हैं। अहिरवाटी? जी। ये अलवर के बहरोड, नीमराना, जयपुर के कोटपुतली के आसपास और हरियाणा व दिल्ली के सीमावर्ती जाट और अहीर बहुल इलाकों में बोली जाती है। भीम विलास महाकाव्य, इन सब में अहिरवाटी का प्रयोग हुआ है। ये हरियाणवी की बांगरू बोली और मेवाती के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसके अलावा खड़ी मेवाती, महणा मेवाती, कठेर मेवाती जैसे रूप भी मिलते हैं। ब्रज भाषा का नाम हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान से लिया जाता है। क्या इसका राजस्थान से भी कोई सीधा संबंध है? हाँ, बिल्कुल सीधा संबंध है। देखिए, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र तो उत्तर प्रदेश का मथुरा आगरा क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान के जो जिले उससे सटे हुए हैं, जैसे भरतपुर और धौलपुर, वहाँ ब्रज भाषा प्रमुखता से बोली जाती है और वहाँ के लोक जीवन और संस्कृति पर इसका गहरा असर है। और साहित्यिक दृष्टि से इसका क्या महत्व रहा है? साहित्यिक दृष्टि से तो खैर हिंदी साहित्य का पूरा मध्यकाल यानी भक्तिकाल और रीतिकाल वो ब्रज भाषा के साहित्यिक उत्कर्ष का ही काल था। सूरदास, नंददास, बिहारी, घनानंद, रसखान, कितने ही कवियों ने अपनी कालजयी रचनाएं ब्रज में ही लिखी। जी। राजस्थान में इसकी उपबोलियों के रूप में करौली क्षेत्र में जादोवाटी और जगरौटी प्रचलित हैं। तो ब्रज सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि राजस्थान के पूर्वी दरवाजे की भी भाषा है। एक और बोली है मालवी, जो मध्य प्रदेश से जुड़ी लगती है। इसका राजस्थान से क्या नाता है? मालवी भी एक सीमावर्ती बोली है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्राचीन नाम अवंती भी मिलता है। अवंती? जी। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, उज्जैन जैसे जिलों और राजस्थान के झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में प्रचलित है। इसी वजह से झालावाड़ को राजस्थान का मालवा भी कहा जाता है। क्या मालवी में भी साहित्य रचा गया है? हाँ, चंद्र सखी, जिन्हें मालवा की मीरा कहते हैं, उनके पद और नटनागर नाम के कवि की रचनाओं में मालवी का प्रयोग मिलता है। ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी से प्रभावित है, पर इसमें मराठी का भी हल्का असर दिखता है। इसकी भी कोई खास उपबोलियां हैं। हाँ, जैसे रांगड़ी है, जो झालावाड़ के राजपूतों में बोली जाती है। ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है और थोड़ी
कर्कश मानी जाती है। अच्छा, कर्कश। हाँ, एक और प्रमुख उपबोली है निमाड़ी, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, पर इसका प्रभाव राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तक है। इसके अलावा उमठवाड़ी, रतलाम, मंदसौरी जैसे स्थानीय रूप भी हैं। तो ये थी राजस्थान की भाषाई विविधता की एक, कह सकते हैं, एक झलक।